Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today, the topic of our discussion is regulation of the acetyl-CoA carboxylase. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि फैटी एसिड सिंथेसिस की ज़रूरत क्यों होती है और इसके अंदर एंजाइम और कोएंजाइम कौन कौन से होती हैं। उसके अलावा हमने स्टेप्स को देखा था। स्टेप में जो हमने पहला स्टेप था उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया था इस सारी डायग्राम से, और दूसरे स्टेप को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी इस दूसरे स्टेप के अंदर जो एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज, उसकी रेगुलेशन की अब हम बात करने लगे हैं। तो इसकी जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह से हो रही होती है। एक होती है इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और एक होती है इसकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की, अब ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी आगे दो तरह की होती है। एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, एलोस्टेरिक होती है, और एक हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन होती है, कोवलेंट रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एलोस्टेरिक रेगुलेशन की, एलोस्टेरिक रेगुलेशन की। एलोस्टेरिकली बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारे पास इस एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर रहे होते हैं या स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो एसिटाइल-CoA बेसिकली दो तरह से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक प्रोटोमर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट कर रहा होता है एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज। ये हमारे पास है प्रोटोमर, प्रोटोमर। और ये प्रोटोमर होता है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एज अ सिंगल यूनिट एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज यानी ऐसे सिंगल यूनिट ऐसे पड़े हैं तो ये हमारे पास इनएक्टिव होंगे। लेकिन अगर ऐसे चेन की फॉर्म के अंदर आ जाएं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू तो इस तरह से ये हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज के यूनिट्स। तो इनएक्टिव से हमारे पास बन जाएगा ACC एक्टिव फॉर्म के अंदर, एक्टिव। और ये हमारे पास होता है पॉलीमर। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ACC को एक्टिव कर रहे होते हैं, तो सिट्रेट हमारे पास इस एसिटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज को एक्टिव कर रहा होता है। और जो हमारे पास पाल्मिटॉइल-CoA है, पाल्मिटॉइल-CoA, ये हमारे पास इसको इनहिबिट कर रहा होता है। पाल्मिटॉइल-CoA एंड मेलानॉइल-CoA, मेलानॉइल-CoA। लिपिन कोड में बस उसने पाल्मिटॉइल-CoA लिखा, लेकिन सत्या में उसने मेलानॉइल-CoA को भी डिस्कस किया है। अब ये वाले दो फैक्टर्स इसको क्यों इनहिबिट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करेंगे तो हम इसमें पाल्मिटिक एसिड की फॉर्मेशन करवाएंगे। पाल्मिटिक एसिड उससे पहले एक प्रोडक्ट बनता है पाल्मिटॉइल-CoA, और पाल्मिटॉइल-CoA बेसिकली चूँकि फाइनल प्रोडक्ट है, और फाइनल प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो आकर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा ताकि फर्दर हमारे पास फॉर्मेशन ना हो फैटी एसिड्स की। और सिट्रेट इसको क्यों एक्टिव कर रहा है, क्योंकि सिट्रेट ही हमारे पास पहले स्टेप के अंदर यूज़ हुआ था। इसमें हमने देखा था कि सिट्रेट से ही हमने बनाया था एसिटाइल-CoA। तो अगर सिट्रेट ही ज़्यादा होगा तो वो कन्वर्ट करेगा एसिटाइल-CoA के अंदर इसको, और एसिटाइल-CoA आगे कन्वर्ट होगा इनटू मेलानाइन-CoA, और मेलानाइन-CoA की कन्वर्जन कन्वर्जन के लिए हमें ये वाला एंजाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए ये सिट्रेट वाला जो प्रोडक्ट है ये इसको एक्टिव करेगा। ये हो गई हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नेक्स्ट इसके बाद आती है कोवलेंट रेगुलेशन, कोवलेंट रेगुलेशन। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि हमें पता है कि कुछ एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होते हैं और कुछ डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर एक्टिव होते हैं। तो जब हम ACC एंजाइम की बात करते हैं तो जब इसके साथ फॉस्फेट लगा होता है, यानी जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तब ये होता है इनएक्टिव, यानी तभी होता है इनएक्टिव। ज़्यादातर एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर इनएक्टिव ही होते हैं, और जब ये डीफॉस्फोराइलेटेड होता है तब ये होता है एक्टिव, तब ये होता है एक्टिव। और ये दो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जेबल होती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इस कन्वर्जन को इधर से फॉस्फेट, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इस कन्वर्जन और इस कन्वर्जन को एक्टिव कर रही होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीफॉस्फोराइलेशन के अंदर, यानी वो वाले फैक्टर जो कि इस ACC को एक्टिव करेंगे। ACC को एक्टिव करने के लिए हमारे पास जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन आकर हमारे पास एक एंजाइम होता है उसको एक्टिव करती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन
फोस्फेटेज, प्रोटीन फोस्फेटेज, नाम से ही जाहिर है कि ये फोस्फेट को बाहर निकालेगा और इस तरह से हमारे पास एसीसी एक्टिव हो जाएगा। इंसुलिन क्यों हमारे पास एक्टिव कर रहा है? क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करवाना चाहती होती है। इंसुलिन यानी ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की दुश्मन होती है। ग्लूकोज को ही वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाएगी और हमारे पास फैट की स्टोरेज करवा रही होगी। तो ये तो हम फैट की सिंथेसिस करवा रहे हैं, तो फैट की सिंथेसिस के लिए ही हमें एसीसी को एक्टिव रखना होता है और एसीसी जब एक्टिव होगा तो फैटी एसिड की भी सिंथेसिस होगी और ग्लूकोज फिर हमारे पास एनर्जी फ्यूल के तौर पर यूज़ होगा। तो ये तो एक्टिव फॉर्म की बात होगी। नेक्स्ट हम इनएक्टिव करने वाले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, एटीपी यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द एडीपी के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं AMPK। यहाँ पे यूज़ होता है AMPK, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होते हैं। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम को भी आगे से कुछ फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से रेगुलेट करते हैं? एक होता है हमारे पास AMP जब आएगा तो ये इसको एक्टिव कर देगा, और ये वाली जो इसके अंदर रेगुलेशन करा होता है, ये करा होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू। यानी एलोस्टेरिक रेगुलेशन के थ्रू AMP आकर इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारे पास ACC इनएक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा फैक्टर AMPK काइनेज। AMPK काइनेज आता है और काइनेज का भी काम यही होता है कि वो भी आकर इसको एक्टिव कर देगा। काइनेज का काम ही फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये भी आकर इसको एक्टिव कर देगा। अब ये जो हमारे पास AMPK काइनेज है, इसको भी आगे फर्दर हमारे पास हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से? ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन और ये कोवलेंट रेगुलेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। कोवलेंट रेगुलेशन, ये इसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। जब ये एक्टिव होगा फिर ये आगे इसको एक्टिव कर देगा और ACC हमारे पास इनएक्टिव हो जाएगा। अब इस बात को समझ लेते हैं कि ये वाले दो हार्मोन्स इसको क्यों एक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि ग्लूकागोन हमारे पास तब रिलीज होता है जब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, यानी ग्लूकोज बॉडी के अंदर कम होता है, तो ग्लूकोज को हम बचाना चाह रहे होते हैं। ग्लूकोज को बचाने के लिए हम फैट की सिंथेसिस को रोकेंगे। फैट की सिंथेसिस को रोकने के लिए हमें इस एंजाइम को इनएक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव करेंगे तो ही हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। एपिनेफ्रिन की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज़ हो रहा होता है। एड्रीनल जब ग्लैंड को हम देखते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं। अंदर की तरफ एड्रीनल मेडुल्ला प्रेजेंट होता है, उधर से ही हमारे पास एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहे होते हैं। ये जो दो एंजाइम्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर रिलीज़ होते हैं और ये भी हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, फैट की सिंथेसिस को रोक रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास होगी दूसरी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की। तो हम बात कर रहे थे रेगुलेशन ऑफ ACC की, जिसमें हमने देखा कि दो तरह की रेगुलेशन होती है, एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है और एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी आगे दो तरह की है, एलोस्टेरिक एंड कोवलेंट। एलोस्टेरिक में हमने ये वाले फैक्टर्स को देखा और कोवलेंट के अंदर हमने ये वाले फैक्टर्स को देखा। नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो जब हम डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास ACC की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाती है। यानी जो एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज है, इसकी सिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होती है। अब इसकी सिंथेसिस करवाने के लिए कुछ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? दो मेन होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट REBP। ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर। और BP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। उसके अलावा दूसरी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो रही होती है इंसुलिन के थ्रू। इंसुलिन हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C। इसको एक्टिव करता है और जब ये एक्टिव होता है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही होती है, जिसके थ्रू हमारे पास ACC की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये रेगुलेशन होगी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इसके अलावा लिपिन कोड के अंदर एक और पॉइंट आता है कि हमारे पास एक ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं मेटमॉर्फिन। एक ड्रग यूज़ करते हैं हम मेटफॉर्मिन हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर हम एक ड्रग यूज़ करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं मेटफॉर्मिन। इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा था AMPK, उसको एक्टिव करता है। तो जब ये एक्टिव होता है तो हमारे पास ACC की एक्टिविटी कम हो जाती है। ACC की एक्टिविटी कम हो जाती है, और ACC की जब एक्टिविटी कम होगी तो हमारे पास फैट की सिंथेसिस नहीं होगी। उसके अलावा बात करें तो ये हमारे पास एक होता है, ये वाली जो हमने पढ़ी थी SRBP1C, इसको भी हमारे पास ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। 1C को भी ये करता है, इसकी एक्टिविटी को भी कम करता है। उसके अलावा ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब ये कैसे कम करता है कि ये ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देता है मसल्स के अंदर। तो जब ग्लूकोज की अपटेक मसल्स के अंदर बढ़ जाएगी तो ब्लड के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो मेटफॉर्मिन हम यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। इसका काम ये होता है कि AMPK का जो होता है उसको एक्टिव कर देता है। तो जब ये एक्टिव होगा तो ACC की एक्टिविटी हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि ये इसको इनएक्टिव कर रहा होता है, एक्टिव से इनएक्टिव कर रहा होता है। तो जब ये कम होगा तो हमारे पास फैटी एसिड्स की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी कम कर रहा होता है और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो कैसे कम करता है कि ग्लूकोज को हमारे पास ये भेज देता है इनटू द मसल्स। ये थी हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ACC। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.